बहुत बड़े परिवर्तन की आहट देख रहा हूं। तमिलनाडु में बीजेपी का प्रदर्शन इस बार डीएमके और कांग्रेस के इंडी अलायंस का सारा घमंड तोड़ करके रख देगा। இரண்டார்ந்த தமிழ் சகோதர சகோதரிகளே அனைவருக்கும் வணக்கம். இப்ப நாட்டின் தென்கோடியான கன்னியாகுமரியிலிருந்து ஒரு அலை கிளம்பி இருக்கு. இந்த அலை நீண்ட தூரம் பயணிக்க போகுது. திரு அண்ணாமலை அவர்கள் குறிப்பிட்டது போல 1991 ஆண்டு இதே கன்னியாகுமரியிலிருந்து ஏக்தா யாத்திரை புறப்பட்டு காஷ்மீர் வரை சென்றிருந்தேன். ஆனால் இந்த முறை நான் காஷ்மீரில் இருந்து கன்னியாகுமரியை நோக்கி வந்திருக்கிறேன். நாட்டை துண்டாட வேண்டும் என்று நினைப்பவர்களை காஷ்மீர் மக்கள் தூக்கி எறிஞ்சிட்டாங்க. நம்ம தமிழக மக்களும் இப்போது அதைத்தான் செய்ய போகிறார்கள். திமுக காங்கிரசின் இந்தி கூட்டணி கண்டிப்பாக துணை தெரியப்படும். காங்கிரஸ் திமுக கூட்டணி இந்த வெற்றி என்ற தலைக்கணம் இருக்கிறதே அவர்களுக்கு அது முற்றிலுமாக அழிக்கப்பட்டுவிடும். साथियों, डीएमके और कांग्रेस का इंडी अलायंस कभी भी तमिलनाडु को विकसित नहीं बना सकता। इन लोगों की हिस्ट्री घोटालों की है। इन लोगों की राजनीति का आधार लोगों को लूटने के लिए सत्ता में आना है। एक तरफ बीजेपी की कल्याणकारी स्कीम होती है, दूसरी तरफ इनके करोड़ों के स्कैम होते हैं। हमने ऑप्टिकल फाइबर और 5G दिया, हमारे नाम पर डिजिटल इंडिया स्कीम है, इंडी अलायंस के नाम पर लाखों करोड़ रुपए का 2G का स्कैम है और डीएमके उस लूट की सबसे बड़ी हिस्सेदार थी। बीजेपी ने बड़ी संख्या में एयरपोर्ट बनाए, हमारे नाम पर उड़ान स्कीम है, इंडी अलायंस के नाम देश की सुरक्षा के साथ खिलवाड़ करने वाले हेलीकॉप्टर स्कैम है। हमारी खेलो इंडिया और टॉप स्कीम से देश ने खेलों में ऊंचा मुकाम हासिल किया, लेकिन उनके नाम पर CWG स्कैम का दाग है। हमने खनिज सेक्टर में रिफॉर्म को लागू किया, इंडी अलायंस के नाम पर कॉल स्कैम की कालिख लगी है। ये लिस्ट बहुत लंबी है और यही इंडी अलायंस की सच्चाई है। நண்பர்களே, இந்த திமுக காங்கிரஸோட இண்டி கூட்டணியால
தமிழ்நாட்டுல எந்த तो விதமான प्रधानमंत्री को आप सुन रहे हैं, प्रधानमंत्री कन्याकुमारी में मौजूद है और प्रधानमंत्री ने कहा है कि अभी अन्नामलाई विस्तार से बता रहे थे कि 1991 में एकता यात्रा को लेकर कन्याकुमारी से कश्मीर गए थे, कश्मीर से इस बार मैं कन्याकुमारी आया हूं। जम्मू कश्मीर के लोगों ने देश को तोड़ने का जो सपना देखते हैं, ऐसे लोगों को जम्मू कश्मीर ने नकार दिया है। यहां पर पीएम ने विपक्ष पर भी निशाना साधा है। अब तमिलनाडु के लोग भी ऐसा ही करने जा रहे हैं, ये भी उनके द्वारा कहा गया है। इंडी की राजनीति घोटाले की रही है। विपक्ष पर प्रधानमंत्री ने यह बड़ा प्रहार किया है। 5 दिन में 3 राज्यों पर प्रचंड प्रहार प्रधानमंत्री मोदी का। और चुनाव को लेकर इलेक्शन कमीशन की अहम बैठक खत्म हो गई है। बैठक में बंगाल, पंजाब जैसे राज्यों पर चर्चा हुई है। बंगाल में अतिरिक्त फोर्स तैनात की जाएगी। 2019 की तुलना में फोर्सेस बढ़ाई जाएंगी, क्योंकि आपको याद होगा विधानसभा चुनाव के दौरान भी काफी हिंसा बंगाल में हुई थी और इस बार यह फैसला लिया गया है कि वहां पर अतिरिक्त फोर्स तैनात की जाएगी, क्योंकि कई जगह पर हिंसा की खबरें आई थी। कई ऐसे इलाके हैं जहां पर हिंसा की वजह से कई लोग घायल भी हुए थे। इसके चलते यह बड़ा और अहम फैसला लिया गया। वैभव और विशाल इस समय हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़ गए। रुख करेंगे वैभव का। वैभव, बंगाल में स्थितियां पहले से हमने देखी हैं, लेकिन अब यहां पर कहा जा रहा है कि अतिरिक्त फोर्सेस की तैनाती की जानी बहुत जरूरी है। वैभव। हाँ बिल्कुल, अब से कुछ देर पहले चुनाव आयोग की यह बैठक जो बहुत महत्वपूर्ण थी, क्योंकि आने वाले 1 से 2 दिनों के अंदर ही चुनावों की तारीखों का ऐलान हो सकता है और संभावनाएं ये हैं कि शायद 17 तारीख को ही प्रेस कॉन्फ्रेंस चुनाव आयोग की तरफ से की जाए। आज जब मुख्य चुनाव आयुक्त तो राजीव जब प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे, बातचीत कर रहे थे और प्रेजेंटेशन दे रहे थे चुनावों को लेकर कि कैसे इस चुनाव में पूरी तरह से पारदर्शिता जो है वो बरकरार रखी जाए और इन चुनावों को सकुशलता से निपटाया जा सके, इसके चलते उन्होंने इस प्रेजेंटेशन में इस बात का भी जिक्र किया, जैसा कि आपने कहा, कि पश्चिम बंगाल के अंदर चुनाव में किसी भी तरह की कोई दिक्कतें ना हो और पिछले चुनाव में जो हिंसा की खबरें आई थी उसके मद्देनजर यहां पर अतिरिक्त फोर्सेस की तैनाती की जाएगी। न सिर्फ पश्चिम बंगाल बल्कि पंजाब में भी अतिरिक्त फोर्सेस की तैनाती इस चुनाव में की जाएगी। मुख्य चुनाव आयुक्त ने अपनी इस प्रेजेंटेशन में इस बात का भी जिक्र किया कि कैसे सभी राज्यों में शांतिपूर्वक चुनाव करवाने हैं, किन किन राज्यों में ज्यादा फोर्सेस की जरूरत है, कौन कौन से संवेदनशील या फिर अति संवेदनशील राज्य और उनकी वो बूथ हैं जहां पर अधिक फोर्सेस की तैनाती की जाएगी। पूरी तैयारियां जो हैं वो किस स्तर पर है, इसकी समीक्षा यहां पर की गई है। विशाल का भी यहां पर रुख कर लेते हैं। विशाल, कौन से अहम पॉइंट इसके साथ ही रहे हैं जिस पर फोकस जो है वो इस बैठक में किया गया है? बिल्कुल, देखिए, सबसे पहले सुमित मैं आपको बता दूं कि जो 2 नए चुनाव आयुक्त जो नियुक्त किए गए हैं उन्होंने आज अपना कार्यभार संभाला है, जिसमें ज्ञानेश कुमार और सुखबीर संधू जो हैं दोनों ने अपना कार्यभार संभाला है। और मुख्य चुनाव आयुक्त की अध्यक्षता में जो है आज एक महत्वपूर्ण बैठक हुई, जिसमें आने वाले लोकसभा चुनाव को लेकर जो है वो मंथन हुई। आपको बता दें, पिछले अगर चुनाव की बात की जाए तो 10 मार्च तक जो है वो तारीखों का अनाउंसमेंट कर दिया गया था। इस बार जो है आज ये अनाउंसमेंट होना था, लेकिन 2 जो चुनाव आयुक्त अभी जो रिक्तियां थी उन पर 2 नए चुनाव आयुक्त हैं, इस वजह से कहीं ना कहीं देरी हुई है। हालांकि अब संभावना ये है कि आने वाले 1 से 2 दिनों के अंदर जो लोकसभा चुनाव की तारीख है उसका ऐलान कर दिया जाए। पहले से ही देरी हो चुकी है और सभी को इंतजार यही है कि किस तरीके से प्रेस कॉन्फ्रेंस करके जो चुनाव आयोग है वो आने वाले लोकसभा चुनाव का। बिल्कुल विशाल और वैभव, आपने जो जानकारी दी उसके लिए बहुत धन्यवाद। आपके पास तमाम अपडेट्स के लिए पहुंचेंगे। आगे बढ़ेंगे, बात करेंगे उत्तर प्रदेश की, जहां मुख्यमंत्रियों ने एक बार फिर चेतावनी दी है अपराधियों को, बदमाशों, और सीधे उन्होंने कहा कि युवाओं के भविष्य के साथ खिलवाड़ नहीं किया जाएगा। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अपराधियों को चेतावनी देते हुए कहा है कि राजनीति का अपराधीकरण बर्दाश्त नहीं करेंगे और ना ही युवाओं के भविष्य के साथ खिलवाड़ करेंगे। उनके भविष्य को सुरक्षित करना हमारा काम है और इसके लिए प्रतिबद्धता से सरकार काम कर रही है। राजनीति का अपराधीकरण इस पूरी व्यवस्था में सबसे बड़ी बाधा थी और आज हम सब इसी संकल्प के साथ आए हैं, राजनीति का अपराधीकरण हरगिज नहीं होने देंगे, अपने नौजवानों के भविष्य के साथ खिलवाड़ किसी को नहीं करने देंगे। जो भी हमारे नौजवानों के भविष्य के साथ खिलवाड़ करेगा उसको इसकी कीमत चुकानी पड़ेगी और इसके लिए सरकार, डबल इंजन की सरकार पूरी प्रतिबद्धता के साथ कार्य कर रही है।